Order is purely an experimental determined quantity. Order is purely an experimental determined quantity. क्वांटिटी मान लो एक रिएक्शन हम लिखे ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी, इट इज गिविंग प्रोडक्ट्स। तो हमें प्रोडक्ट से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लॉ जो है वो तो रिएक्टेंट से रिलेटेड होता। तो हम लोग यहां पर सीधे लिख देते हैं रेट विल बी इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर अल्फा एंड बी टू द पावर बीटा। अल्फा एंड बीटा जनरल फॉर्म का इक्वेशन हम लोग लिख लिए। ध्यान रखना, अल्फा एंड बीटा ऑर्डर इज अ प्योरली एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी, और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हम लोग ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकें। हम लोग एक्सपेरिमेंट करके ही कैलकुलेट करते हैं। और जो तरीका मैंने बताया था कि 3 एक्सपेरिमेंट किए जिसमें 2 को सेम रखे और 1 को डिफरेंट, पहले तीसरे में किसी एक को सेम रखे फिर दूसरे को डिफरेंट, अल्फा और बीटा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी, ध्यान रहे कि अल्फा अगर ए के बराबर ना आए, बीटा अगर बी के बराबर ना आए, तो हम लोग डायरेक्टली प्रेडिक्ट करेंगे दैट रिएक्शन विल बी will be a complex reaction. That reaction will be definitely a complex reaction. लेकिन अल्फा अगर ए के बराबर आ जाए, बीटा इक्वल टू बी के बराबर आ जाए, then it may be elementary step, or it may be a complex reaction. हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में यह भी पाते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बिल्कुल बराबर आ जाता है ऑर्डर। तो रिवर्स वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऐसा अगर बोले कि हर एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर कोफिशिएंट के बराबर होगा, ट्रू। हर एलिमेंट्री स्टेप प्रोसेस का ऑर्डर कोफिशिएंट के बराबर होगा, दैट इज 100% ट्रू स्टेटमेंट। हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं होगा, यह गलत है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अल्फा इक्वल टू ए और बीटा इक्वल टू बी अगर आया, देन इट मे बी एलिमेंट्री, इट कैन ऑल्सो बी अ कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन में भी कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें कोफिशिएंट के बिल्कुल बराबर आ सकता है। लेकिन अगर डिफरेंट है, देन डेफिनेटली इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन। Alpha and beta is a purely experimental determined quantity. Alpha is the order with respect to A, beta is the order with respect to B. Alpha plus beta is the order of the reaction. ये बात समझ में आ रहा? It can be a elementary step or it can be a complex. मान लो ये रिएक्शन है और हम इस रिएक्शन का मान लो एक रेट लॉ लिखें। रेट लॉ, ये जो हम लोग लिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट लॉ। रेट लॉ अगर मान लो हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 0 बी टू द पावर 0, तो ये ओवरऑल कौन से ऑर्डर का रिएक्शन हो गया? 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया। नोट करो, इफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कम्स 0, if the order of the reaction comes 0, negative or fraction, if the order of the reaction comes 0, negative or fraction, then that reaction will be always a complex reaction. If the order of the reaction comes out 0, negative or fraction, if the order of the reaction comes out to be 0, negative or fraction, then that reaction must be a complex reaction. But the reverse is not true. हम ये नहीं कह सकते कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब उसका ऑर्डर 0 ही होगा या फ्रैक्शन ही होगा या नेगेटिव ही होगा। उल्टा ट्रू नहीं है। अगर मेरे को किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 पता चल गया या फ्रैक्शन ऑर्डर पता चल गया या नेगेटिव ऑर्डर पता चल गया, तो जो दिया हुआ रिएक्शन है वो जरूर कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का 0 होता है या फ्रैक्शन होता है या नेगेटिव होता है। कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू भी आएगा। जैसा कि मैंने बोला कि कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनका कोफिशिएंट के बराबर आ जाता है ऑर्डर। इफ वी कम टू नो दैट द ऑर्डर इज 0 और नेगेटिव or fraction, then that given reaction will be a
fractional order reaction. Let the rate law is written like this. बताओ reaction will be complex or elementary. We will say the reaction will be a complex type reaction. If the rate comes out to be k into a to the power a and b to the power b, अब बताओ reaction is elementary or complex? तो बोलेंगे the reaction may be elementary or may be complex. Complex reaction is made up of, या complex reaction happens through more than one elementary step. It has a mechanism. जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन. इफ द रेट लॉ कम्स आउट टू बी k into a to the power 1/3, b to the power 2/7, it will be definitely a complex reaction. If the rate comes out to be k into a upon b, let the reaction rate comes out to be a upon b. ध्यान रखना b के हिसाब से नेगेटिव ऑर्डर है. नेगेटिव ऑर्डर अगर आ रहा है किसी रिएक्टेंट के भी हिसाब से, इट विल बी ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. हाँ, क्योंकि फ्रैक्शन में कभी भी कोफिशिएंट होता नहीं है. कोफिशिएंट तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होता है. नहीं, उसको आप करेक्टली बैलेंस कीजिए सिंपल इंटीग्रल रेशियो में. बिल्कुल. Order of the reaction can achieve any value, positive, negative, zero, integer और fraction. ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है. मान लो हम बोले कि a of a plus b of b, it is an elementary step reaction. Elementary step reaction. इसका रेट लॉ क्या लिख देंगे? k is equal to a to the power a and b to the power. हर elementary step reaction में alpha is always equal to a and beta is always equal to b. तो कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री में ऑर्डर तो समझ में आ रहा है. हम लोग ऑर्डर का कंसेप्ट क्यों लाए? क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होता. टू रिटेन द सेम फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन वी रिमूव्ड ए एंड बी. हम अपने तरफ से अल्फा और बीटा लगाए और हम एक्सपेरिमेंट करके अल्फा और बीटा का वैल्यू ऐसा कैलकुलेट करेंगे जो उस रिएक्शन के लिए मेरे को पेन पेपर पे रेट लॉ दे दे, रेट ऑफ द रिएक्शन दे दे. बात समझ में आ रहा है? अगला टर्म लिखो, मॉलिक्यूलैरिटी. मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन. मॉलिक्यूलैरिटी. Molecularity of the reaction. It is the total number of simple molecule. It is the total number of simple molecule participating in. It is the total number of simple molecule participating in the. It is the total number of simple molecules participating in the slowest elementary step of the reaction. It is the total number of simple molecules participating in the slowest elementary step of the reaction. It is the total number of simple molecule participating in the slowest elementary step of the reaction. आगे लिखो. It is the total number of simple molecules which are colliding head on with. It is the total number of simple molecule. It is the total number of simple molecules. It is the total number of simple molecules which collides head on, which collides head on with each other, which collides head on with each other, in the same plane, in the elementary step. It is the total number of simple molecule which collides head on, with each other in the same plane, in the elementary step.
in the elementary step. Full stop. आगे लिखो. If the reaction is elementary step reaction, if the reaction is itself elementary step reaction, if the reaction is itself an elementary step reaction, if the reaction is itself an elementary step reaction, if the reaction is itself an elementary step reaction, then the molecularity is always equal to the sum of the stoichiometric coefficient. If the reaction is itself an elementary step reaction, if the reaction is itself an elementary step reaction, then the molecularity is the sum of their stoichiometric coefficient of reactant. Then the molecularity is the sum of the stoichiometric coefficient of the reactants. Then the molecularity is sum of the stoichiometric coefficient of the reactant. अगर एक रिएक्शन अपने आप में एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है तो उस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी सीधे कोफिशिएंट का सम के बराबर होता है. Molecularity is the total number of simple molecules which are colliding head on in the same plane in the elementary step. Molecularity is the total number of simple molecules which are participating in a slowest elementary step of the reaction. ये तीन बात ध्यान रखना. जैसे मान लो हम बोलते हैं for elementary step reaction, अगर एक रिएक्शन अपने आप में एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल PCl5 ब्रेक किया PCl3 प्लस Cl2 में, ये एक ही स्टेप का रिएक्शन है, वेल बैलेंस्ड है, एक ही स्टेप का रिएक्शन है, एक ही स्टेप में स्लोवेस्ट देखने का चक्कर नहीं है, अपने आप में एलिमेंट्री स्टेप में मॉलिक्युलैरिटी सीधे कोफिशिएंट के बराबर. या यूं सोचो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हाउ मेनी सिंपल मॉलिक्यूल, नॉट फ्रैक्शनल, हाउ मेनी सिंपल इंटीग्रल मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग, वी विल से ओनली वन. देयरफॉर द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज वन एंड वी विल से दैट इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, and we will say that it is unimolecular reaction. आप लोगों को अच्छे से पता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन इज वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, है कि नहीं? अगर हम यहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते तो क्या लिखते? R इज इक्वल टू K PCl5 टू द पावर 1. ऑर्डर भी इसका क्या हो जाता? 1. नाउ द कंक्लूजन इज in a elementary step, order is always equal to molecularity. In a elementary step, order is always equal to molecularity. In a elementary step, order is always equal to molecularity. In a elementary step, order is always equal to molecularity. चूंकि ये रिएक्शन अपने आप में एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, इसका मॉलिक्युलैरिटी भी 1 है और इसका ऑर्डर भी 1 है. Another example, suppose H2I2 reacts to form 2HI, well balanced elementary step reaction. How many simple molecules are participating in the elementary step? 1 plus 1, 2 molecules. Molecularity will be equal to 2 और इसे हम लोग बोलेंगे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन. इसे हम लोग बोलेंगे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन. चूंकि ये एलिमेंट्री स्टेप है तो इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगा? विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1, विथ रेस्पेक्ट टू आयोडीन 1, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 2. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर है? अगर रिएक्शन अपने आप में एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है तो वहां पर उस बैलेंस्ड रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट को काउंट करना है. इनडायरेक्टली कोफिशिएंट को जोड़कर टोटल निकालना, वही मॉलिक्युलैरिटी बन जाएगा. लेकिन इफ द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इफ द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे मान लो हम तुमसे बोले 2H2O2, इट इज गिविंग 2H2O प्लस ऑफ ऑक्सीजन गैस. 2H2O2
इज गिविंग 2H2O प्लस ऑक्सीजन गैस। सीधे कोफिशिएंट देख के 2 बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसका अपना एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मैं पहले भी बता चुका हूं। H2O2 ब्रेक करता है H2O प्लस O में, एंड O प्लस O आपस में कंबाइन करके देता है O2। इट हैज 2 एलिमेंट्री स्टेप, it has 2 elementary step. Now, what is the molecularity in the first step? 1. What is the molecularity in the second step? 2. 1 बोले कि 2 बोले? पहला डेफिनेशन क्या कहा? Molecularity of the reaction is the total number of simple molecule participating in the slowest elementary step. Nascent atoms are highly reactive in nature. Nascent atoms are highly reactive in nature. नेसेंट एटम का कॉम्बिनेशन फास्ट स्टेप, नेसेंट एटम का बनना देयरफॉर स्लो स्टेप। इस स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे? 1। देयरफॉर मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1। H2O2 का डिकम्पोजिशन इज यूनिमॉलिक्यूलर, H2O2 का डिकम्पोजिशन इज यूनिमॉलिक्यूलर। इस स्टेप में, इस एलिमेंट्री स्टेप में मॉलिक्युलैरिटी कितना है? 1। ऑर्डर कितना होगा? 1। यहां मॉलिक्युलैरिटी कितना है? 1। डेफिनेशन क्या कह रहा है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल विच इज पार्टिसिपेटिंग इन द स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी कितनी? 1। ऑर्डर कितना? कह नहीं सकते, कह नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट करके मेरे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ध्यान देना, अगर हम इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछे नहीं बता पाएंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये। लेकिन हम इस स्टेप में ऑर्डर पूछे, इस स्टेप में ऑर्डर पूछे 1, एलिमेंट्री स्टेप है ना यार, एलिमेंट्री स्टेप में ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी हमेशा बराबर होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बात और हम तुमको पहले क्लियर कर दे रहे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलैरिटी डिफाइन नहीं किया जाता है। मॉलिक्युलैरिटी इज अ टर्म ओनली फॉर अ एलिमेंट्री स्टेप। 100% करेक्ट। मॉलिक्युलैरिटी इज डिफाइंड फॉर द एलिमेंट्री स्टेप, 100% करेक्ट। इस स्टेप का मॉलिक्युलैरिटी 1 है, इस स्टेप का मॉलिक्युलैरिटी 2 है, सब बोला जा सकता है। लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी अगर मॉलिक्युलैरिटी बोलें तो कोई गलत नहीं होगा। इट इज अंडरस्टूड कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल विच इज पार्टिसिपेटिंग इन द आरडीएस, स्लोएस्ट, आरडीएस भूल जाओ, स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वही मॉलिक्युलैरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज अ यूनिमॉलिक्यूलर प्रोसेस, मींस उसका स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन का हम लोग ऑर्डर नहीं बोल सकते, लेकिन हर स्टेप में, हर एलिमेंट्री स्टेप में मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर क्या होगा? बराबर होगा। एक और एग्जांपल हम फिर से ले रहे, 2NO2 प्लस ऑफ F2 कंबाइंस टू फॉर्म 2NO2F इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म NO2 प्लस F2 कोलाइड करके बनाता है NO2F प्लस F, और दूसरे स्टेप में NO2 और F कंबाइन करके देता है दूसरा मॉलिक्यूल NO2F का। नेसेंट एटम्स आर हाईली रिएक्टिव। सेकंड स्टेप इज अ फास्ट स्टेप, पहला स्टेप इज द स्लो स्टेप। स्लो स्टेप एलिमेंट्री में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए? 2। मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2। इट इज अ बाइमॉलिक्यूलर प्रोसेस। सीधे 2 + 1 3 बोल देना गलत था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलैरिटी इज द टोटल नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप। इस स्टेप में मॉलिक्युलैरिटी 2 और इसी स्टेप का ऑर्डर भी 2। लेकिन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस ओवरऑल रिएक्शन? वी कैनॉट से, वी कैनॉट प्रेडिक्ट, इट विल बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। मॉलिक्युलैरिटी समझ में आया? मॉलिक्युलैरिटी समझ में आया? कॉपी करो। बिल्कुल 100% दिया हुआ रहेगा।
combination of NO2 and F2 is a bimolecular process, but we cannot predict the order. Order will be calculated experimentally. बोलिए सर, कहाँ है, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, अच्छा, स्फीयर का प्लेन नहीं होता क्या रे? ये बोर्ड पे दो मार्बल नहीं टकरा सकते, दो मार्बल इस बोर्ड पे टकराए तो सेम प्लेन पे ही टकराए ना। दो टकराया, तीन टकराया, अब चार के बारे में कोई गुंजाइश है क्या? चारों किसी भी तरह से आपस में एक ही प्लेन पे टच में आ सकते? सोच के देख, क्या चार मार्बल एक साथ चारों टचिंग ईच अदर कभी पॉसिबल है एक ही प्लेन में? नॉट पॉसिबल। आगे लिखो, मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज इंटीजर, मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, molecularity is always a positive integer, greater than 0, less than equal to 3. Molecularity is always a positive integer, molecularity is always a positive integer, molecularity is always a positive integer, greater than 0, less than equal to 3. मॉलिक्यूलैरिटी का वैल्यू एक हो सकता है, दो हो सकता है और तीन हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी तीन से ज्यादा नॉट येट नोन, अभी तक पता नहीं चला है। ये सही स्टेटमेंट है, नहीं होता है करके नहीं पता, अभी तक पता ही नहीं चला है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। ऑर्डर कैन अचीव एनी वैल्यू बट मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 3। क्लियर? अब एक छोटा सा कंसेप्ट देखो। मान लो एक रिएक्शन है ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी, इट इज गिविंग प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट का सिस्टम। इसका जो रेट लॉ है, रेट लॉ इज इक्वल टू के रेट आर इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर अल्फा एंड बी टू द पावर बीटा। अल्फा इज द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, बीटा इज द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए हुए हैं। अगर ये एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन होता तो अल्फा ए के बराबर होता, बीटा बी के बराबर होता, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है। ओके, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। हम लोग तुरंत बोल सकते हैं यार कि अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है तो इसे हम लोग बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 1 है तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है तो अल्टीमेटली इट विल बी कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड सो ऑन। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, नाम देते चले जाते। ठीक है, मान लो कि अच्छा ए और बी चलो हम हटा देते थोड़ा सिंपल केस करने के लिए। 1-1 ही रहे, लेकिन 1-1 भी है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो अल्फा बीटा ही तो आएगा। ओके, मान लो t इक्वल टू 0 पे मैंने ए ले लिया 10 लेकिन बी लिया 1000। ए लिया 10 लेकिन बी ले लिए हम लोग 1000। कहने का मतलब बी वॉज टेकन इन एक्सेस एंड ए वॉज टेकन इन अ नेग्लिजिबल क्वांटिटी। बी हम लोग बहुत ही एक्सेस क्वांटिटी में ले लिए, लेकिन ए जो था वो बहुत कम क्वांटिटी में लिया गया है बी के सामने, बी के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं? ठीक है, अगर हम लोग ए और बी का रिएक्शन टाइम t इक्वल टू 0 पे शुरू होता है, ध्यान रखना, और रिएक्शन t इक्वल टू इन्फिनिटी पे खत्म भी होता है। t इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब रिएक्शन एंड्स, हमेशा t इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब रिएक्शन एंड्स, 0 पे स्टार्ट। ये रिएक्शन के बाद ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 990, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 990। 1000 और 990 वी कैन से नियरली
नियरली कांस्टेंट एंड नियरली सेम। 1000 और 990 में हम एक अप्रोक्सीमेशन तो ले ही सकते कि अगर ये रिएक्शन 1000 था और 990 बच गया रिएक्शन के बाद, तो यार 1000 और 990 मतलब इट इज नियरली 1000 ओनली। यस और नो? मान लो रिएक्शन 1 घंटा में खत्म हुआ, थोड़ा फील करना है इस चीज को। रिएक्शन ऐसा नहीं कि 1 मिनट में खत्म हो गया, 1 घंटे में खत्म हुआ ये रिएक्शन। तो हम लोग पाए कि उस 1 घंटे के दौरान ए का जो मोल्स था वो धीरे धीरे घट के 0 हुआ है। 10 से 0 होता हुआ मेरे को पूरे उस घंटे में दिखेगा, है कि नहीं? और बी का मोल्स जो 1000 था वो घट के चला गया कहां पे? 990 पे, है ना? उस 1 घंटे के बीच में अगर हम कोई 2 टाइम के बीच में अगर हम बी को ऑब्जर्व करें, विल आई गेट अ फिजिबल चेंज इन बी? क्या मेरे को कुछ फिजिबल चेंज मिलेगा? क्या मान लो मेरे पास एक टाइम इंटरवल है 5 मिनट का, ठीक है? हम 5 मिनट में देखना चाह रहे हैं। 5 मिनट में हम देखें, 5 मिनट में देखें ए को भी और 5 मिनट में देखें हम उसी बी को भी। तो मेरे को ए में तो थोड़ा सा चेंज दिखा, लेकिन उस 5 मिनट में बी में कोई चेंज दिखेगा? अरे पूरे 1 घंटे में तो वो 1000 से 990 जा रहा है यार। तो बीच में क्या चेंज हुआ? कुछ नहीं। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि बी विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। बी विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। बी विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो एक बात बिल्कुल क्लियरली दिमाग में फिट कर लो कि जब भी एक रिएक्टेंट दूसरे के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ले लिया जाता है, तो जो बहुत ज्यादा ले लिया जाता है इट रिमेन्स नियरली कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। इट विल रिमेन नियरली कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम अपने रेट लॉ क्या था? K इंटू ए टू द पावर अल्फा और बी टू द पावर बीटा। और हम इस सिचुएशन में फॉर दिस सिचुएशन आई कैन से सिंस बी रिमेन्स नियरली कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। हम अपने रेट लॉ को मॉडिफाई कर लिए। लेट इट इज K प्राइम, नया कांस्टेंट, multiplied by a to the power alpha, where K prime is K into B to the power beta। जो रिएक्शन एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा ऑर्डर का होना चाहिए था, इस सिचुएशन में वो अल्फा ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है। हम लोग बोलेंगे कि अंडर दिस सिचुएशन या फॉर दिस सिचुएशन रिएक्शन इज बिहेविंग लाइक सूडो अल्फा ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन इज बिहेविंग लाइक अ सूडो अल्फा ऑर्डर रिएक्शन। उस सिचुएशन में ये रिएक्शन सूडो अल्फा ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। भले ही उस रिएक्शन का एक्चुअल ऑर्डर अल्फा प्लस बीटा था, लेकिन गिवन सिचुएशन में वो रिएक्शन नियरली अल्फा ऑर्डर रिएक्शन जैसा ही बिहेव कर रहा है, और हम लोग अल्फा ऑर्डर मानते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है? तो अपने रेट लॉ को अप्रोक्सीमेट करना, दैट मीन्स दैट विल गिव यू द सूडो ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन अंडर दैट कंडीशन इज बिहेविंग लाइक सूडो अल्फा ऑर्डर रिएक्शन। उल्टा केस लिए, मान लो ए प्लस बी इट इज गिविंग प्रोडक्ट, और ए ले लेते मान लो हम 1000, बी लेते अगर हम 10, यहां पर ए विल रिमेन कांस्टेंट, तो रेट इज इक्वल टू K इंटू ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा। ए विल रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट बी टू द पावर बीटा। द रिएक्शन इज बिहेविंग लाइक अ सूडो बीटा ऑर्डर रिएक्शन। तो जब भी एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया जाता है, तो जो रिएक्टेंट एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड आवर रेट लॉ बिकम्स सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो अल्फा ऑर्डर, सूडो बीटा ऑर्डर। यहां पर K प्राइम जो है वो K मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर अल्फा के बराबर।
लेकिन अगर मान लो t इक्वल टू 0 पे मैंने इसका 10 लिया रहता, इसका 20 लिया रहता, बोथ वैल्यूज आर कंपेरेबल। यहां पर हम लोग कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, बोथ द वैल्यूज आर कंपेरेबल, देयरफॉर रेट विल बी इक्वल टू k इंटू a टू द पावर अल्फा b टू द पावर बीटा, और इस केस में ये अल्फा प्लस बीटा ऑर्डर रिएक्शन की तरह ही बिहेव करता। क्लियर है? क्लियर? अब इसी पे एक एग्जाम्पल देखो। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे नोमेनक्लेचर में एस्टर। आगे ऑर्गेनिक में एक और रिएक्शन पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये एक रिएक्शन नाम के साथ याद रखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एक एस्टर को RCOOR, इथाइल एस्टर है ये, इसे अगर हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड और 1 मोल मिलता है अल्कोहल। एस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड एंड अल्कोहल। दिस स्टेप इज अ एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है ये रिएक्शन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है। समझ में आ रहा? पहला सवाल, व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन? व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन? 2। वेरी गुड, इट इज अ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। 2 सिंपल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक एस्टर का और एक वाटर का। क्लियर? बट इफ आई से व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो हम लोग तो पढ़े हैं कि एलिमेंट्री स्टेप में ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों बराबर होते, लेकिन जहां सूडो ऑर्डर चल रहा है वहां पर वो स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। देखो, concentration of water is always 55.56, which always remains constant. वाटर घट बढ़ सकता है, लेकिन वाटर जब है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होगी। वाटर हम लिए, मान ले 1 लीटर वाटर लिए, रिएक्शन के बाद आधा लीटर हो गया, क्वांटिटी में घट बढ़ सकता है वाटर, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगी क्या? वाटर विल बी ऑलवेज एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 55.56. If I say rate will be equal to rate constant ester की power 1, water की power 1, since it was elementary step में कोफिशिएंट के बराबर ऑर्डर, लेकिन इस रिएक्शन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट 55.56, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट एस्टर टू द पावर 1, एंड दिस रिएक्शन इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1 ऑलवेज, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट ऑलवेज। तो यहां पर हमको कोई चीज एक्सेस में या कोई चीज कम ऐसे लेने की आवश्यकता नहीं थी। यहां पर तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट है। ये रिएक्शन का ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर। वाटर कहीं भी पार्टिसिपेट करेगा बेटा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ऐसा कोई भी रिएक्शन मिले एलिमेंट्री स्टेप वाला जहां मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर बराबर ना आए, तो वहां सूडो ऑर्डर का हम लोग वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे। ये एलिमेंट्री स्टेप था, मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर बराबर होने चाहिए थे, लेकिन यहां पे ऑर्डर क्या आ रहा है? 1। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और क्यों बिहेव कर रहा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह? क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहां पर K प्राइम किसके बराबर लिखेंगे? K मल्टीप्लाइड बाई 55.56। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हमें पता है कि रेट इज ऑलवेज इक्वल टू रेट कांस्टेंट A टू द पावर अल्फा B टू द पावर बीटा। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। हम रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग से निकालना चाह रहे हैं, उसके पीछे भी एक छोटा सा कारण है, बताएंगे।
अगर ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो यूनिट ऑफ रेट क्या होगा? यूनिट ऑफ रेट क्या होगा? मोलारिटी पर, रेट का यूनिट मोल्स पर टाइम और मोलारिटी पर टाइम। चूंकि उधर एक्टिविटी मोलारिटी में लिखा है इसलिए रेट का यूनिट क्या आएगा? मोलारिटी पर टाइम में आएगा उसका यूनिट। इज इक्वल टू के का लिख दिए यूनिट ऑफ के मल्टीप्लाइड बाई ए का यूनिट क्या आएगा? मोलारिटी टू द पावर अल्फा, और बी का यूनिट क्या आएगा? मोलारिटी टू द पावर बीटा। दैट मीन्स दिस विल बिकम यूनिट ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय molarity to the power alpha plus beta, and alpha plus beta is the order of the reaction n. Order of the reaction n. Clear? Therefore, unit of K will be equal to, divide कर दो, ये बन जाएगा molarity to the power 1 minus n divided by, what is molarity? Moles per liter. Molarity is moles per liter. Therefore, unit of rate constant will be equal to moles का power 1 minus n, liter का power n minus 1, time का power क्लियर है? मान लो किसी रिएक्शन का के वैल्यू दिया है 0.5 सेकेंड माइनस 1, तुरंत बताओ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना? इसी कारण से हम लोग यूनिट को अलग से पढ़ रहे हैं। कभी कभी रेट कांस्टेंट का वैल्यू यूनिट के साथ देखकर भी हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो सिर्फ सेकेंड है, मोलारिटी, मोल और लीटर एब्सेंट। तो मोल और लीटर क्यों एब्सेंट? बिकॉज एन का वैल्यू डेफिनेटली 1, तभी आएगा ये सेकंड माइनस 1 में। ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1। मान ले बोले हम इफ के का वैल्यू इज गिवन 0.5 मोल्स लीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 1, कौन से ऑर्डर का? ये रेट कांस्टेंट है। समझ में आ रहा? If K का वैल्यू इज गिवन 0.5 moles minus 1 liter second minus 1, order will be equal to mole to the power minus 1 है। क्या माइनस 2 रे? जोड़ घटाव नहीं कर पा रहा, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा। ये माइनस 1 है तो n कितना आएगा? 2 आएगा ना। क्लियर है? कॉपी करो, जल्दी जल्दी कॉपी करो। क्या कर ये क्लियर? अब एक चीज गौर से देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होता है। ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी गिविंग प्रोडक्ट्स। हम बार बार देख प्रोडक्ट लिख ही नहीं रहे क्योंकि मेरे को मतलब ही नहीं है प्रोडक्ट से। रेट ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू द रिएक्टेंट्स। इसका रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा। चलो इस केस में हम लिख दे रहे सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। इस केस में हम लिख दे रहे। पिछले क्लास काइनेटिक्स के क्लास में मैंने ये एक चीज डिराइव किया था, dx बाई डी टी इज इक्वल टू -1 बाई ए डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू -1 बाई बी डी ऑफ बी बाई डी टी is equal to +1 by c d of c by dt is equal to +1 upon small d d of capital D by dt। और इसका मैंने नाम दिया था स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, या सिंपली बोलो रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना, -1 अपॉन ए डी ए बाई डी टी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए।
या बोलेंगे सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन, बोल सकते हैं। लेकिन माइनस dA/dt को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए। ये दोनों में एक कोफिशिएंट का फर्क है, ठीक। अब यहां रेट लॉ में तो सिर्फ रेट लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में चूंकि रेट लिखा हुआ है, यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वन, उसके बदले या तो बिठा लो ये, या तो बिठा लो ये, या तो बिठा लो ये आपका चॉइस है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर हम रेट के बदले -1/a dA/dt अगर बिठा रहे हैं, ध्यान रखना यहां लिखे स्मॉल के, जब यहां स्पेसिफिक रेट या रेट ऑफ रिएक्शन बिठाए तो ये क्या बोले? स्मॉल के इंटू a⁴ b⁴ अगर इधर आपने रेट ऑफ रिएक्शन या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बिठाया है तो ये होगा स्मॉल के, एंड दिस स्मॉल के विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या बोलो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इस ए को मैंने वहां भेज दिया, अगर इंटीग्रेट करने के लिए बोलेंगे तो वो तो करोगे ही करोगे, ए को वहां भेज दोगे, अल्टीमेटली यहां क्या बच जाएगा? -dA/dt विच इज कॉल्ड रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए विल बी इक्वल टू a इंटू के, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट, और हम लिख दिए के ए इंटू a⁴ b⁴ के ए कहलाएगा रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू ए, रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू ए। सिमिलरली अगर आप ये नहीं बिठाकर ये बिठाते तो आपके पास आता -dB/dt इज kb a⁴ b⁴ अगर आप बिठाते +dC/dt a⁴ b⁴ एंड लास्टली +d/dt भी बिठा सकते थे, तो kd a⁴ b⁴ ऑल द रेट इक्वेशंस आर करेक्ट। लेकिन आपको यह दिमाग में क्लियर रखना है कि स्मॉल के क्या है, के क्या है, के बी क्या है, के सी क्या है, के डी क्या है। सारे रेट एक्सप्रेशन बिल्कुल करेक्ट हैं, ध्यान देना। रेट के बदले मैंने क्या बिठाया? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, यहां लिख दिए के। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी कैन बी डन बाय सेलेक्टिंग एनी ऑफ द रिएक्टेंट, एनी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम सिर्फ ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ए को ऑब्जर्व करके भी हम रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। हम डी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डी का बनने का रेट को भी ऑब्जर्व करके मैं रेट ऑफ द रिएक्शन बता सकता हूं, बशर्ते मेरे को के डी पता होना चाहिए, अल्फा बीटा पता होना चाहिए, सब बता देंगे हम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इस स्मॉल के तो बोले हम लोग रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू ए, और रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू ए इज नथिंग बट ए के बी को क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू बी, इट विल बी बी ऑफ के, रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू सी ऑफ के, एंड रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू डी ऑफ के। ये सारे रेट कांस्टेंट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ओनली। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपके पास अभी 5 रेट कांस्टेंट मैंने बताया, 4 तो रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू कंपोनेंट, और एक बताया रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। चारों में से कोई भी निकाल के आंसर लिख दो, लेकिन लिख देना कि किसके रेस्पेक्ट में निकाले हो, यू आर करेक्ट।
यू आर करेक्ट, कोई काट नहीं सकता। लेकिन ये चारों का मीनिंग तो समझ लो। हम केसी कब लिखेंगे? जब इधर प्लस ऑफ डीसी बाई डी लिखेंगे। के भी कब लिखेंगे? जब माइनस ऑफ डीवी बाई डी लिखेंगे। समझ में आ रहा है? और एक बार के बी मिल गया तो हम रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ही बता देंगे। के बी को बी से डिवाइड कर देना, के बी को उसी का कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना, स्मॉल के बन जाएगा, बिकॉज के बी इज नथिंग बट बी टाइम्स रेट कांस्टेंट। So I can study the rate of the reaction by observing decrease or increase of any reactant or any product. ये बात समझ में आ रहा? ये चारों इक्वेशन 100% करेक्ट है। ये आप पे डिपेंड कर रहा है, सवाल पे डिपेंड कर रहा है किसका दे रखा है। सवाल दिया एट टाइम t इक्वल टू 0 D present was 0. After 10 minutes, D found was 10 moles. Okay, find the rate of the reaction. Find the rate constant of the reaction. ऐसे सवाल पूछेगा। D का डेटा देके आपसे पूछ रहा है, तो D का डेटा अगर दिया है तो आप ऑब्वियसली प्लस ऑफ D बाई dt लिखोगे। yes, और KD का इस्तेमाल करोगे। yes, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चारों इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ध्यान रखना कि ये सबको हम लोग बोलेंगे रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू कंपोनेंट, एंड दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। दोनों में कोई अंतर नहीं है ज्यादा, कोफिशिएंट का ही तो एक अंतर है। कोफिशिएंट से ये वाला के और ऊपर के कहां है? ये नहीं डिपेंड कर रहा कि यहां क्या लिख रहा। वहां तो सिर्फ रेट लिखा हुआ है। रेट क्या? किसका? रिएक्शन का कि ए का कि डी के बनने का? रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा तो बराबर रहेगा। लेकिन अगर यहां पे रेट अगर ए का डिक्रीज बिठा रहा तो वहां के लिख देना। समझ में आ रहा है? कॉपी करो। फॉर द रिएक्शन 2NO plus Cl2, for the reaction 2NO plus Cl2, arrow sign 2NOCl. 2NO plus Cl2 giving 2NOCl. It is found that doubling the concentration of both reactant, it is found that doubling the concentration of both reactant, it is found that doubling the concentration of both reactant increases the rate by a factor 8. Increases the rate by a factor 8. Increases the rate by a factor 8. Full stop. But doubling the concentration of Cl2 only. But doubling the concentration of Cl2 only doubles the rate. But doubling the concentration of Cl2 only doubles the rate. Calculate the order with respect to each reactant. Calculate the order with respect to each reactant. Calculate the order with respect to each reactant. क्यों भाई वो 2 मोलर और 1 मोलर क्यों लिखे? क्या दिमाग में आया कि 2 और 1 लिखे? क्यों? क्या ये दिया हुआ है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है? तो हम जनरल रेट लॉ लिखेंगे ना, R इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा, और अल्फा बीटा निकालने का कोशिश करेंगे 2 और 1। करेक्ट?
सीधा दिया हुआ है 2NO plus Cl2 giving 2NOCl. रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट NO का पावर अल्फा Cl2 का पावर बीटा. ये रेट लॉ है. अब जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लिख. रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट. Doubling the concentration of both increases the rate by a factor 8. That means the rate will become 8R if I double the concentration of NO which is taken initially, and if I double the concentration of Cl2 which is taken initially. ये तो वही बात हो गई ना जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे 3, जिसमें एक को सेम रखते थे, दूसरे को अलग अलग, फिर पहले को अलग अलग, दूसरे को सेम, और अल्फा और बीटा निकालते थे. वही तरीका है यहां पर भी. फिर कह रहा है द रेट बिकम्स डबल इफ ओनली Cl2 कॉन्सेंट्रेशन वॉज डबल्ड. दैट मीन्स NO को तो छोड़ दो जैसे था, लेकिन ये हो गया 2 of Cl2 to the power बीटा. पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा अपॉन पहला, सेकेंड बाई फर्स्ट. 8 विल बी इक्वल टू के कट गया, 2 to the power अल्फा बचेगा, 2 to the power बीटा बचेगा, मैंने 2 to the power अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया यहां पर? 3. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3 बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब अगर हम बोले तीसरा अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन फर्स्ट, 2R by R दैट इज 2 विल बी इक्वल टू, ये दोनों कट जाएगा, 2 to the power बीटा बचेगा. दैट मीन्स बीटा विल बी इक्वल टू 1, सो अल्फा विल बी इक्वल टू 2. आंसर समझ में आया? अब हम लोग अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शंस का प्रॉपर्टी देखेंगे, और आज हम लोग 0 ऑर्डर का कंप्लीट करेंगे, तभी आज मैं छोड़ूंगा तुम लोग को. ठीक है? हम लोग इन जनरल सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम का प्रॉपर्टी देखेंगे. आगे चल के डबल रिएक्टेंट सिस्टम में भी देखेंगे, लेकिन डबल रिएक्टेंट सिस्टम बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है. 1-2 केस है जो मैं आगे आके डिस्कस करूंगा. सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम, सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम, जैसे Na इज गिविंग प्रोडक्ट. ये क्या हो गया? सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम. A of A इट इज गिविंग प्रोडक्ट. बैलेंस से मान ले. 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, मान ले ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है. उसका प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं कि 0 ऑर्डर में क्या क्या पाया जाता है. अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट A to the power 0. अगर ये रिएक्शन 0 ऑर्डर वाला है तो रेट विल बी इक्वल टू K into A to the power 0. दैट मीन्स रेट विल बी इक्वल टू K विच इज नथिंग बट कांस्टेंट. पहला प्रॉपर्टी 0 ऑर्डर रिएक्शन का. इन एनी 0 ऑर्डर रिएक्शन the rate remains constant with respect to time. Rate remains constant with respect to time. 0 order reaction का एक सबसे important property है, in a 0 order reaction the rate of the reaction always remains constant with respect to time. ठीक है? अब देखो, अब हम रेट के बदले क्या लिख रहे हैं, गौर से देखना. रेट के बदले लिखे माइनस ऑफ dA by dt. तो यहां पर K क्या लिखेंगे? KA इंटू A to the power 0, वो तो 1 है. ठीक है. माइनस ऑफ D of A विल बी इक्वल टू K इंटू dt. इंटीग्रेट कर दो इसे. ये इंटीग्रेशन आप पे डिपेंड कर रहा है कहां से कहां तक कर रहे. हम इसको इन जनरल कहां से कहां तक कर रहे? टाइम 0. टाइम 0 पे कॉन्सेंट्रेशन था A0, टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन था A, बचा हुआ. ये व्हाट इज A? बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम t. माइनस dx का इंटीग्रेशन माइनस x. माइनस x में अगर हम लिमिट बिठाए माइनस ऑफ A माइनस ऑफ माइनस A0, तो इट विल बिकम A0 माइनस ऑफ A विल बी इक्वल टू K. तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया. dt का इंटीग्रेशन t माइनस 0.
जब हम लोग रेट लॉ को इंटीग्रेट कर देते हैं उसे कहते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ की मदद से हम किसी भी टाइम पे कितना ए बचेगा वो बता सकते हैं। अगर हमको के पता है और ए नॉट पता है तो किसी टाइम पे कितना ए बचा है ये बताया जा सकता है। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ को थोड़ा हम और मॉडिफाई करके लिखें तो ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू टी प्लस ए नॉट आ जाएगा। आएगा ना, वही चीज तो लिखे। फिर अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम टी अगर प्लॉट किए इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम टी, y is equal to mx plus c, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, टाइम जीरो पे कितना था, ए नॉट था, y इंटरसेप्ट, स्ट्रेट लाइन विथ अ नेगेटिव स्लोप, स्लोप कितना आ जाएगा माइनस के बराबर, स्लोप आ जाएगा माइनस के बराबर। अब देखो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, आगे चलेगा तो जरूर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। जीरो ऑर्डर एक ऐसा रिएक्शन है जो कि प्रैक्टिकली खत्म होता है। याद होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में हम एक स्टेटमेंट बोले थे कि एक एक्सपोनेंशियल कर्व है, एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करता। थियोरेटिकली द रिएक्शन नेवर एंड्स, बट थियोरेटिकली ऑल्सो दिस रिएक्शन एंड्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन थियोरेटिकली भी एंड करता है और प्रैक्टिकली भी एंड करता है। इसके अलावा हम लोग आगे चल के देखेंगे कि बाकी जीरो ऑर्डर के अलावा कोई भी रिएक्शन थियोरेटिकली इट नेवर एंड्स। जीरो ऑर्डर इज द ओनली रिएक्शन विच थियोरेटिकली एंड्स एज वेल एज प्रैक्टिकली एंड, एंड इट हैज अ टाइम ऑफ कंप्लीशन। अगर हम बोले कि व्हाट इज द टाइम ऑफ कंप्लीशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन, ओके, TCOMP बोल रहे, टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो जब टाइम कंप्लीशन पे आ गया तो ए का वैल्यू कितना होगा, जीरो। कितना ए बचेगा, जीरो। तो कितने टाइम के बाद ए जीरो हो जाएगा, बिठा दे इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, ये जीरो बिठाएंगे और टी के बदले क्या बिठाएंगे, टाइम कंप्लीशन। सो ए नॉट माइनस जीरो विल बी इक्वल टू के इंटू time completion, therefore time completion will be equal to A naught upon KA। time completion का फॉर्मूला इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये सब प्रॉपर्टी है जीरो ऑर्डर का जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ओके। रिएक्शन कौन सा दिया हुआ था, ए ऑफ ए गिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। टाइम जीरो पे हम कितना मान के चले, ए नॉट, और किसी भी टाइम टी पे कितना है, ए। लेकिन ये ए कितना होगा, ए नॉट माइनस ए एक्स ही तो होगा, वेर एक्स इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर हम ये चीज अगर बिठा दें इंटीग्रेटेड रेट लॉ में तो क्या बन जाएगा, देख, ए नॉट माइनस ए, व्हाट इज ए नॉट माइनस ऑफ माइनस x, that will be equal to k into t, a naught कट गया, तो x will be equal to k upon small a into t, and what is k upon small a, since k is a into small k, specific rate constant, या बोलेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, तो x will be equal to स्मॉल k t, ये भी एक प्रॉपर्टी है। और ध्यान रखना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम टी इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ अ पॉजिटिव स्लोप रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा, ओके। जिस तरीके से हम लोगों ने यहां पे टाइम कंप्लीशन को डिफाइन किया है, वैसे ही हमारे सामने एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज टी हाफ। टाइम कितना, टी हाफ, रिप्रेजेंटेशन है, T1/2 मतलब हाफ लाइफ। व्हाट इज हाफ लाइफ, टाइम रिक्वायर्ड
by reaction such that the reactant becomes half of the initial amount. मतलब अगर टाइम t हाफ है तो a कितना बचना चाहिए? a0/2। जब ओरिजिनल का आधा हो जाए उसे हाफ लाइफ बोलते हैं। कितने समय के बाद ओरिजिनल का आधा हो जाएगा? हाफ लाइफ। ठीक है, रेट लॉ में बिठा दे। रेट लॉ क्या था? a0 माइनस a क्या लिखेंगे? a0/2, दैट विल बी k इंटू t हाफ। देयरफॉर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज a0/2ka। बिल्कुल ये सब फॉर्मूला की तरह याद रखना। ये वाला ग्राफ, टाइम कंप्लीशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, प्रॉपर्टीज। के तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है। इससे हम ये समझते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू half life of the reaction is directly proportional to A0. Okay, what is the meaning of directly proportional? A0 और T half। मान लो 10 मोल था तो हाफ लाइफ था 20 सेकेंड। let in a zero order reaction 10 mole A was taken, half life is 20 सेकेंड। 20 सेकंड के बाद वो 10 से 5 हो जाएगा। ठीक, अगर उसी रिएक्शन में अगर हम इसका 20 मोल लेते तो हाफ लाइफ कितना होता? समझ में आ रहा है? तो 10 से 5 होने का टाइम 20 सेकंड है, तो 20 से 10 होने का टाइम 40 सेकंड, और 5 से 2.5 होने का टाइम 5 से 2.5 होने का टाइम समझ में आ रहा है? जब इनिशियल डबल हुआ तो हाफ लाइफ भी डबल होगा, जब इनिशियल आधा हो गया तो हाफ लाइफ भी आधा होगा। इसी को कहते हैं हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर? विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।